ठीक है। फिफ्थ यूनिट है आपकी 12 मार्क्स की है ये यूनिट, जिसमें क्या है आपका कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन आप पढ़ोगे, जिसमें आप फैमिली के बारे में, एडल्ट चाइल्ड रिलेशनशिप, पेरेंटिंग, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस, डीलिंग विद चिल्ड्रन, सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स, चिल्ड्रन इन क्रैच, चिल्ड्रन इन ऑर्फनेज। ठीक है, ये वाला आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें 3 टॉपिक और रह जाएंगे, एक स्कूलिंग वाला, रिलेशनशिप वाला, और एक सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल डिफरेंस इन सोशलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम, हमारा जो सोशलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन, जिसमें फैमिली और एडल्ट चाइल्ड रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे, पेरेंटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, समाजीकरण, परिवार क्या है, एंड देन पेरेंटिंग स्टाइल। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगी पेरेंटिंग स्टाइल की। ठीक है, मीनिंग ऑफ पेरेंटिंग, आपका ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन है बेटा। मीनिंग ऑफ पेरेंटिंग, पेरेंटिंग क्या होती है, परवरिश क्या होती है। पेरेंटिंग क्या होती है, पेरेंटिंग करना बालक के, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर जब तक बच्चा क्या है मैच्योर नहीं हो जाता, तब तक उसकी फिजिकल, इमोशनल, सोशल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में सहायता देने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, पेरेंटिंग यानी कि परवरिश बोलते हैं। यानी कि जैसे हमारे पेरेंट्स से जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर जब तक हम अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते तब तक क्या करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमारे लिए सब कुछ करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, आपकी पेरेंटिंग या परवरिश कहलाती है। ठीक है, तो जो पेरेंटिंग है वो हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स द्वारा की जाती है, परंतु इसमें सरकार और समाज भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अभिभावकों के अभाव में अनेक बालक अनाथ आश्रम में, जहां पर नॉन पेरेंट ब्लड रिलेशन द्वारा उनकी परवरिश की जाती है। पेरेंटिंग बायोलॉजिकल पेरेंट्स की बजाय बालक का खड़ा करने या उसे बड़ा करने तक की एक क्रिया होती है। ठीक है, समझ में आ गया। पेरेंटिंग क्या होती है कि जब एक बच्चा पैदा होता है उससे लेकर जब तक वह एक मैच्योर नहीं हो जाता तब तक क्या कहलाता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी पेरेंटिंग कहलाती है। ठीक है, तो जो बच्चे जिसके पेरेंट्स होते हैं उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ये सारे काम करते हैं, और जिन बच्चों जो बच्चे अनाथ होते हैं तो उनके नॉन पेरेंट यानी कि नॉन पेरेंट ब्लड रिलेशन यानी कि अनाथ आश्रम में वो लोग रहते हैं, तो उनकी क्रिया भी यही होती है। तो पेरेंटिंग की जो प्रोसेस है वो बच्चे की जन्म लेते ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और बच्चे की जो भी स्किल्स है, लीगल एडल्टहुड है, ये सारे जो हमारे प्राकृतिक रूप से जो हमारे माता पिता है वो ध्यान रखते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, हमें सिक्योरिटी देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, डिफरेंस बिटवीन पेरेंटिंग एंड चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस। अब यहाँ पर बात आती है, पेरेंटिंग आपको समझ में आ गया कि हमारे पेरेंट्स हमें पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, वो हमारी पेरेंटिंग में आ गया। ठीक है भाई, अब क्या आता है, एक बात आती है यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन पेरेंटिंग एंड चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, पेरेंटिंग, पेरेंटिंग बालक के पालन पोषण से भिन्न होती है। पालन पोषण प्रक्रिया को बालक की प्रशिक्षण क्रिया या उनके पालन पोषण यानी कि एक तो होता है परवरिश, एक होती है पालन पोषण की क्रियाएं। जो चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस है उनको क्या बोला गया है, पालन पोषण की क्रियाएं बोला गया है। तो जो चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस है उसमें क्या होता है, बच्चे को हम ट्रेनिंग देते हैं काम करने की। ठीक है, बालक में अंत क्रिया पर बल दिया, इंटरेक्शन के ऊपर बल दिया जाता है, बेटा आप ये काम करो, यानी कि हम बच्चे को अपना काम सिखाते हैं। माता पिता क्या है, उसको अलग अलग चीजें सिखाते हैं। तो यहाँ पर है हमारा पेरेंटिंग में अलग अलग स्टाइल दिए गए हैं, जिसमें इन्होंने बात की थी, एक तो है बोमरिंद की। ठीक है, बोमरिंद पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में बात की गई है इन्होंने। बोमरिंद के बाद हाँ जी, बोमरिंद की पेरेंटिंग स्टाइल, यानी कि ये कोई एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने क्या दे रखा है, जो पेरेंटिंग की क्या है, अलग अलग प्रकार की स्टाइल, यानी कि किस किस तरीके से बच्चे का पालन पोषण किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताइए पेरेंटिंग का मीनिंग क्लियर हो गया। यस मैम। ठीक है बेटा, चलिए फिर आगे चलिए।
अब पेरेंटिंग की जो स्टाइल है यहाँ पर इन्होंने पूछा है बोमरिंद की पेरेंटिंग स्टाइल। बोमरिंद क्या है, एक क्लिनिकली और डेवलपमेंट क्या थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका जन्म 23 अगस्त 1927 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ। इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर रिसर्च किया और क्या है, एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट बनाया, एक ढांचा तैयार किया, रचना की, जिसमें उन्हें बताया कि जिनका प्रयोग माता पिता अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल अपनाते हैं, ठीक, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया गया, पेरेंटिंग स्टाइल इसका नाम दिया गया। पेरेंटिंग स्टाइल यानी कि पेरेंट्स जो हमारे माता पिता हैं और बच्चे के स्वभाव से प्रभावित होते हैं। अधिकतर यहाँ की बच्चे के स्वयं के माता पिता और संस्कृति पर आधारित होता है। अधिकतर माता पिता अपने ही बच्चों से पेरेंटिंग प्रैक्टिस सिखाते हैं। कुछ क्या है, विधियों में से स्वीकृत, यानी कि ये बोला गया है कि जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो हर एक पेरेंट्स का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। कुछ तो माता पिता क्या होते हैं, अपने बच्चे को पेरेंटिंग प्रैक्टिस सिखाते हैं, यानी कि उनको काम करना या और चीजें करना सिखाते हैं। बोमरिंद के अकॉर्डिंग जो रिसर्च है उसने 4 बेसिस यहाँ पर माने हैं। एक तो बताया उन्होंने सक्सेसफुल जो पेरेंट है उसका स्वरूप उन्होंने प्रदान किया। इन्होंने 4 तत्व यहाँ पर लिए हैं। सबसे पहले तो लिया इन्होंने रिस्पॉन्सिवनेस वर्सेस अनरिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। प्रतिक्रियात्मकता वर्सेस अप्रतिक्रियात्मकता, रोब जमाने वाले, सताऊ या दक्षतापूर्ण, कम मेहनत करने वाले या अधिक डिमांडिंग वर्सेस अनडिमांडिंग। इन 4 तत्वों के आधार पर बोमरिंद ने 3 सामान्य पेरेंटिंग स्टाइल की पहचान की है। यानी कि बोमरिंद ने रिसर्च की और रिसर्च के दौरान उसने 4 कंपोनेंट्स को यहाँ पर लिया। एक तो क्या है, रिस्पॉन्सिव और अनरिस्पॉन्सिव। 2 टर्म ये हो गई कि कुछ पेरेंट्स तो क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कुछ क्या होते हैं, अनरिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें फिर बताया गया 2 टर्म ये ली इन्होंने, डिमांडिंग और अनडिमांडिंग, ठीक है। और इसी के साथ इन्होंने क्या है, 3 पेरेंटिंग स्टाइल की यहाँ पर पहचान करवाई। सबसे पहले तो थी बैलेंसिंग पेरेंटिंग, बैलेंस पेरेंटिंग यानी कि साधिरात्मक परवरिश शैली। दूसरी है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, सत्तावादी परवरिश शैली। और तीसरी इन्होंने बात की परमिशिव पेरेंटिंग स्टाइल, ठीक है, अनुज्ञानात्मक परवरिश शैली की इन्होंने बात की, ठीक है। तो सबसे पहली जो शैली है बैलेंस पेरेंटिंग, इसको क्या है, संतुलित परवरिश इन्होंने कहा। इसमें कहा जाता है ये शैली क्या होती है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के ऊपर होती है, ठीक है। इसमें क्या करता है, पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उनको ना कभी डांटते हैं, बिल्कुल अपने बच्चों की भावनाओं को समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के अलग अलग तरीके ढूंढते हैं, ठीक है। बच्चे को भी क्या है, इंडिपेंडेंट बनने के लिए मोटिवेट करते हैं, ठीक है। आज्ञा, इसमें क्या है, व्यापक शाब्दिक आदान प्रदान की आज्ञा होती है। माता पिता क्या करते हैं, बच्चों के प्रति उत्साहित और क्या है, उनको न्यूट्रिशन देने वाले होते हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं, सख्ती या कंट्रोल करते हुए क्या है, बच्चे पर कंट्रोल नहीं करते, ठीक है। बच्चे को खुला छोड़ते हैं, बेटा आप करो जो करना है, लेकिन मुझे ये रिजल्ट चाहिए, ठीक है। ये इसमें बच्चे क्या है, अपने डिसीजन स्वयं लेते हैं। ये क्या है, मैच्योरिटी की मांग करने लगते हैं, लेकिन जब बच्चे को दंड देते हैं तब माता पिता दंड देने के पीछे मोटिव भी स्पष्ट करते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर पेरेंट्स अगर बच्चे को मारता भी है तो वहां पर बता देता कि मैंने तेरी इसलिए पिटाई की है ताकि आगे इन फ्यूचर तू ये गलत काम ना करे, और मैं नहीं चाहता कि आगे तू गलत संगत में पड़े, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया। उसके बाद इस टाइप के जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के लिए क्या है, स्पष्ट एक स्टैंडर्ड निर्धारित कर देते हैं कि भाई हमें नहीं पता, तुझे ऐसे काम करना है, हम तुझे रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, ठीक है। इस प्रकार की पेरेंटिंग में बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति क्या, बच्चे की क्या क्या नीड है उसके प्रति भी अटेंटिव रहते हैं कि बच्चे के मांगने से पहले ही चीजें क्या है उनके सामने होती हैं। तो इस प्रकार की जो पेरेंटिंग स्टाइल है इसके अंतर्गत बच्चों में क्या होता है, हाई कॉन्फिडेंस होता है, बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि इस शैली में क्या होते हैं, प्रजातांत्रिक प्रवृत्ति का लेन देन होता है, ठीक है। इसमें बच्चे के अंदर क्या है, डेमोक्रेटिक प्रवृत्ति का लेन देन होता है, बच्चे खुद सारा काम करके सीखते हैं, इनको कोई रोक टोक उनको नहीं होती। ये क्या है, बिल्कुल सिंपल होती है पेरेंटिंग। बोमरिंद के अकॉर्डिंग जो निम्न आय वाले परिवार है उसमें शारीरिक दंड अधिक दिया जाता है, और जो संपन्न परिवार है, जो रिच फैमिलीज हैं, उनकी अपेक्षा निम्न आय वाले पड़ोसियों के बच्चे साधन संपन्न परिवारों के बच्चों की अपेक्षा अधिक अपराध करते हैं। लेकिन पारिवारिक आय और अन्य स्वतंत्र चरों का नियंत्रण में हल्का सा शारीरिक दंड ऐसे दुष्परिणामों को बढ़ावा नहीं देता। बोमरिंद ये बोलते हैं कि जो रिच फैमिलीज होती हैं उनके बजाय जो लो फैमिली वाले
कम इनकम वाले लोग होते हैं वो अपने बच्चों को ज़्यादा दंड देते हैं, ज़्यादा शारीरिक दंड देते हैं और वो अपने बच्चों की तुलना भी पड़ोसियों के बच्चों से करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो दंड दिया जाता है उसका ये है कि ताकि आगे इन फ्यूचर उनको जो है दुष्परिणामों से बचा जा सके। तो ये थी क्या है बैलेंसिंग पेरेंटिंग स्टाइल, जिसमें पेरेंट्स क्या है बिल्कुल प्यार से आराम से अपने बच्चे को समझाते हैं, मारपीट नहीं करते हैं, उनको सारी चीज़ें टाइम से पहले ही उन बच्चों के पास अवेलेबल होती है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें इसमें बताई गई है। क्लियर? ठीक है बेटे, चलिए अब इसी के साथ मैं आगे चलती हूँ। सत्तावादी परवरिश शैली, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, इसमें क्या होती है, ये एक ऐसी स्टाइल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रिक्ट जो पेरेंट होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। इसमें माता पिता बच्चे को क्या है गाइडलाइंस का पालन करने, उनके कार्यों और प्रयासों को संपन्न करने की सलाह देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है दंडात्मक शैली भी इसको बोला जाता है, यानी कि कोई काम नहीं किया तभी बच्चे की पिटाई हो जाती है, ठीक है। तो इस शैली में क्या होते हैं, जो भी पेरेंट होते हैं वे अपने बच्चों से बहुत अधिक अपेक्षाएं करते हैं कि पता नहीं मेरा बेटा तो बड़ा होके क्या बनेगा, ठीक है। और लेकिन वे अपने नियमों और सीमाओं के पीछे तरफ को स्पष्ट नहीं करते हैं। ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों की आवश्यकताओं के लिए रिस्पॉन्सिव होते हैं, बल्कि वे बच्चे के साथ आवश्यकता पर बहस करने की बजाय उसे थप्पड़ मार देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं रिस्पॉन्सिव होते हैं, प्रतिक्रिया तो देते हैं वो बच्चे को, लेकिन उसमें बच्चे की प्रतिक्रिया बहस होने से पहले बच्चे को सीधा एक थप्पड़ जड़ देते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें सोशल कॉम्पिटेंसी कम होती है, क्योंकि उनके माता पिता उसे स्वयं कुछ चुनने के बजाय खुद ही सब कुछ बताते रहते हैं। यानी कि इस प्रकार के बच्चे जो होते हैं उसमें सोशल कॉम्पिटेंसी कम होती है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चे को मौका ही नहीं देते, सो उससे पहले तो अपने आप ही उनके सारी बातें थोप देते हैं। इस प्रकार की इसमें क्या होते हैं बच्चों पर अपेक्षाएं बलपूर्वक थोपी जाती है। कोई बच्चा जैसे कई बच्चों के पेरेंट्स फोर्सली उनको क्या है साइंस साइड दिलाते हैं, ठीक है। तो ये किस शैली में आता है आपका, इसी शैली में आता है, सत्तावादी पेरेंटिंग शैली में। इस प्रकार की जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसमें पेरेंट्स क्या करते हैं, हाई डिमांडिंगनेस होते हैं, बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं उन्हें अपने बच्चों से, लेकिन जो प्रतिक्रिया होती है वो निम्न होती है। बच्चों से तो इन्हें एक्सपेक्टेशन है, लेकिन खुद उनके लिए कुछ नहीं करना, यानी कि अगर वो कुछ चीज़ें मांगते भी हैं तो उसके लिए भी क्या है उन बच्चों को सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड हो पाती है, ठीक है। तो ये पेरेंटिंग स्टाइल इस टाइप की है, यानी कि बच्चे को मारपीट से और कैसे भी करके उनको सिखाया जाता है। उसके बाद है एक शैली आती है आपकी परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल, अनुआज्ञात्मक परवरिश शैली। ये वो शैली होती है जिसमें पेरेंट्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, माता पिता की डिमांड नहीं होती। हाई रिस्पॉन्सिव, ये क्या है बच्चों से डिमांड नहीं करते, हाँ भाई ठीक है तेरे को जो बनना है बन जाए बेटा, जो तेरे को अच्छा लगता है वो कर। हाँ हाई रिस्पॉन्सिव होते हैं, यानी कि रिस्पॉन्स पूरा उठाते हैं अपने बच्चे का। ऐसे माता पिता की आवश्यकताओं के प्रति ये ओवर रिस्पॉन्सिव होते हैं। कभी कभी तो ये क्या होते हैं कॉन्स्टिनेंट नियम लागू करते हैं। बिगड़े हुए बच्चों के अक्सर परमिसिव पेरेंट ही होते हैं, यानी कि जो बिगड़े हुए बच्चे हैं उनके ऑलमोस्ट क्या है ये इस टाइप का ही पेरेंटिंग स्टाइल होता है, परमिसिव पेरेंटिंग। ये क्या है बच्चे के गलत करने पर भी बच्चे को नहीं डांटते हैं, बिल्कुल लीनियंट उनसे पेश आते हैं, ठीक है। बहुत नरम स्वभाव इस टाइप के पेरेंट्स का होता है। ये बच्चों की क्या है जो बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन होती हैं वो भी कम होती हैं इसके। ये जो परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल है वह है जिसमें माता पिता अपने बच्चों के साथ अत्यधिक इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन वे बहुत कम अपेक्षाएं वह कंट्रोल करते हैं। यानी कि बच्चों के साथ तो वो पूरा टाइम दे रहे हैं, लेकिन उनसे कोई अपेक्षा नहीं कर रहे, ना ही उन पर कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनकी इच्छाओं के प्रति क्या है रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। उन्हें क्या है सारी चीज़ें उनको भी पहले वाले की तरह ही बिल्कुल सब कुछ पहले से आगे मिल रहा होता है। इसमें क्या होता है जो परमिसिव पेरेंट्स होते हैं ऐसा नहीं चाहते कि उनके बच्चे स्वयं को रेगुलेट करें या उपयुक्त ढंग से व्यवहार करें। इसके परिणाम स्वरूप बच्चे बिगड़ जाते हैं। अगर बच्चा गलत बोल रहा है तो भी उनको क्या है प्यार से बोल रहे हैं, उनको डांट नहीं रहे हैं, तो इसका नतीजा ये आता है कि इनके बच्चे इन फ्यूचर बिगड़ जाते हैं, ठीक है। इस स्टाइल में क्या होते हैं अधिक आवेगशील होते हैं। किशोरों की बात
ही स्वयं को मिसकंडक्ट में संलिप्त कर लेते हैं और ड्रग्स का प्रयोग करने, यानी कि इस टाइप की जो पेरेंटिंग स्टाइल होती है इसमें बच्चे क्या है खुद को किसमें गलत आदतों में जैसे ड्रग्स नशे वगैरह की आदत में खुद को डाल लेते हैं। इस प्रकार की जो पेरेंटिंग स्टाइल होती है बालक में बिहेवियर को कंट्रोल करना नहीं सीख पाता, क्योंकि बचपन से उसको कभी भी एक डांट भी नहीं लगी, ठीक है, तो वो उसके लिए सही गलत क्या है उसको पता नहीं पाता और बच्चे क्या है गलत रास्ते निकल जाते हैं। इसमें क्या होता है, इस टाइप की जो स्टाइल होती है, जो इमोशन होते हैं वे सुरक्षित तथा स्वतंत्र होते हैं, वे कुछ सीखना चाहते हैं और अपनी हर कमियों को स्वीकार करते हैं। ऐसे बालक शीघ्रता से मैच्योर हो जाते हैं और किसी अन्य की सहायता के बिना जीवन यापन करने के योग्य होते हैं। तो ये 3 प्रकार की पेरेंटिंग स्टाइल बताई हैं, ठीक है। आप में भी इन तीनों स्टाइल्स को पढ़ के पता लग गया होगा कि आप लोगों की पेरेंटिंग स्टाइल कौन सी थी, ठीक है। भाई हमारे हम जब छोटे थे तब तो यही थी भाई, सत्तावादी परवरिश शैली, कुछ भी लो थप्पड़ लगते थे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अब था प्रीति, आर यू इन क्लास? यस मैम। आपको मैंने फर्स्ट टॉपिक दिया था सोशलाइजेशन क्या होता है। हाँ जी मैम। ठीक है बेटा, बताइए। तो मैम मैं थोड़ा अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाऊंगी। हाँ ठीक है बेटा, अपने अकॉर्डिंग बताओ, मैं तो चाहती यही हूँ कि तुम बुकिश लैंग्वेज ना पढ़ा के अपने अकॉर्डिंग बताओ क्या होता है सोशलाइजेशन, समाजीकरण क्या होता है और समाजीकरण के अलग अलग अंग कौन से हैं। ठीक है मैम। तो पहले हम बात करते हैं सोशलाइजेशन की, समाजीकरण की, कि ये होता क्या है। तो जैसे जब जो सबसे छोटा बच्चा होता है, जब बच्चा दुनिया के अंदर आता है तो वो एक जैविक व्यक्ति होता है, मतलब बायोलॉजिकल बोल सकते हैं हम उसको। उसके अंदर कोई समझ नहीं होती, ना तो उसके अंदर सोशलाइजेशन की कुछ समझ होती है ना कुछ और। तो फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो अपने अंदर सोशलाइजेशन को अडेप्ट करता जाता है कि हमारे समाज के अंदर कैसे हम बोलते हैं, कैसे हम सीखते हैं, हमें किसके साथ कैसे व्यवहार करना होता है। तो अपने जो आसपास का जो नेबरहुड हो गया, आपके जो फैमिली हो गई, जो स्कूलिंग हो गई, उसको देख करके जो भी व्यवहार बच्चा सीखता है, अपने अंदर अडेप्ट करता है, अनुकूल करता है, उसको हम समाजीकरण बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। तो हर सोसाइटी के अंदर उसके अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग रेगुलेशंस होते हैं, अलग अलग उसके वैल्यूज होते हैं, नॉर्म्स होते हैं। हर कल्चर के अंदर अलग रूल्स वगैरह होते हैं, जिससे कि बच्चा यूँ सीखता है कि इस कल्चर के अंदर हम कैसे बिहेव करते हैं। मतलब सोशलाइजेशन को हम एक तरीके से बिहेवियर कंडक्ट करना ही बोल सकते हैं, कि बच्चा या कोई भी व्यक्ति ये चीज सीखता है कि वो कैसे व्यवहार करे किसी अ, उसके अंदर, किसी समाज के अंदर। तो कुछ सोशलाइजेशन की कुछ विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो सोशलाइजेशन है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सोशलाइजेशन इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों जगह होता है। हम इनफॉर्मल सोशलाइजेशन को बोल सकते हैं हमारी फैमिली, हमारी फ्रेंड्स के अंदर, कि हम वहाँ पे बहुत मतलब इनफॉर्मल तरीके से सीखते हैं। और स्कूल के अंदर, ऑफिस के अंदर हम जो सोशलाइजेशन है वो सीखते हैं फॉर्मली, कि हमें कैसे किसी से बात करनी है। अगर हम किसी के पास इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम उसके आगे कैसे व्यवहार करते हैं, हमें उससे कैसे बोलना चाहिए, हमें कैसे बैठना चाहिए। और जो सोशलाइजेशन है वो एक बेसिक डिसिप्लिन बताता है, कि बेसिक डिसिप्लिन इनक्लेट्स करता है कि कैसे एक बच्चे को डिसिप्लिन में रहना चाहिए किसी के आगे। तो जो हमारा जो सबसे
पहला होता है हमारा जो प्राइमरी होता है, हम जो सबसे पहली चीज सीखते हैं सोशलाइजेशन की, हमारी फैमिली से होता है कि हमारी फैमिली के अंदर जैसे जो हमसे बड़े हैं वो कैसे बात करते हैं अपने हमारे बड़ों से। अगर वो तू करके बात करेंगे तो बच्चा वही चीज अडेप्ट करेगा कि हमें तो अपने बड़ों से तू करके बात करनी है। फिर वो जाता है एक फॉर्मल डिसिप्लिन के अंदर, एक स्कूल के अंदर जाता है, तो फिर वहां पे वो सीखता है कि टीचर से तो आप करके बात कर रहे हैं, ये भी हमारे बड़े हैं, हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो जैसे जैसे बच्चा आगे आगे बढ़ता जाता है वो अलग अलग सिचुएशन को अपने अंदर अडेप्ट करता जाता है। हमारे पास सोशलाइजेशन इसके सोशल डेवलपमेंट के दो पक्ष होते हैं। पहला होता है समाजीकरण सोशलाइजेशन। इसका मतलब होता है जब बच्चा अपने समाज के रीति रिवाज, उनके नियम, उनकी परंपरा सीखता है और निभाता है, उनके अनुसार ही बिहेव करना सीखता है कि हमारे जो समाज है, उनके जो रीति रिवाज, उनके जो नियम है वो कैसे है और हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। वो बड़ों को देखकर ही व्यवहार करता है जिस समाज का वो सदस्य होता है। तो हम इसका एग्जाम्पल प्राइमरी सोशलाइजेशन से ले सकते हैं। प्राइमरी के अंदर फैमिली आती है, सबसे पहले जो बच्चा अपने परिवार से ही सीखता है कि कैसे बोलना है, कैसे आपको किसी से बात करनी है, वहाँ का क्या कल्चर है, कैसे कपड़े पहने जाते हैं, ये सारी चीजें। और जो सेकंड आता है हमारा, वो होता है सामाजिक परिधि का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ सोशल हॉरिजन। इसके अंदर होता है जो व्यक्ति होता है या जो बच्चा होता है वो एक स्थानीय समुदाय का सदस्य बनकर कई प्रकार के समूह में शामिल होता है। इसका मतलब है कि जैसे कोई एक व्यक्ति है वो अपने एरिया के अंदर अच्छी तरीके से उठता बैठता है, तो फिर उनका एक ग्रुप बन जाता है, तो फिर वो ग्रुप फिर और आगे जाते हैं। मतलब वो एक तरीके से समाज के अंदर बढ़ते जाते हैं, वो सीखते हैं कि हमारे समाज के अंदर और क्या आ सकते हैं और क्या आ सकता है। वो एक तरीके से मतलब अपनी उस पे बढ़ते ही जाते हैं। और जो बालक के व्यक्तित्व पर सामाजिक समूह स्पष्ट रूप से प्रभाव डालती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो बच्चा होता है उसका जो व्यक्तित्व होता है उसके ऊपर जो सामाजिक समूह है वो मतलब बहुत इफेक्ट डालेगा। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा किसी दूसरे से ही सीखता है, उसके अंदर अडेप्टेशन शक्ति तो होती है, पर वो अडेप्टेशन शक्ति वो सामने वाले से ही तो सीखता है कि कैसे सामने वाला हमारी सोसाइटी के अंदर बिहेव कर रहा है, वो कैसे बात कर रहा है। ये मैम एक मिनट। बच्चा ग्रुप बिहेवियर सीखता है, वो सिंपैथी सीखता है, कोऑपरेशन सीखता है, और जो फ्रेंडली व्यवहार करना, ये सारी चीजें बच्चा अपनी सोसाइटी से सीखता है, सोशलाइजेशन से सीखता है। तो हमारे सोशलाइजेशन के कुछ एजेंट्स हैं, जैसे कि फैमिली हो गया, एजुकेशन हो गया, रिलीजन हो गया, पीयर ग्रुप हो गया। फैमिली जो है वो हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन का एजेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि बच्चा सबसे पहले वहां से सीखता है। एजुकेशन, फिर वो स्कूल के अंदर जाता है, फिर वो स्कूल के अंदर सीखता है, वहाँ के अलग अलग रूल्स होते हैं, वहाँ पे फॉर्मल सोशलाइजेशन को अपनाया जाता है कि वो कैसे बात कर रहा है, कैसे वहाँ पे कितने रिस्पेक्ट से बात करी जाती है अपने सीनियर से, अपने टीचर से। वहाँ पे पहले प्रेयर होती है। एक तरीके से वो अपना एक टाइम टेबल बनाना सीखता है। फिर वो अपने नेबरहुड से सीखते हैं कि हमारे आस पड़ोस के अंदर कैसा नेबरहुड है, वहां पे मतलब सारे बहुत ज्यादा प्यार से रहते हैं, तो बच्चे के अंदर एक फ्रेंडली बिहेवियर आता है। अगर वहां पे सारे लड़ाई झगड़े में रहेंगे, कोई किसी से बोलेगा नहीं उसके नेबरहुड में, तो उसके अंदर अपने अंदर ही हीन भावना आएगी, मतलब उसको हर किसी से नफरत की ही भावना आएगी, वो किसी से अच्छी तरीके से बात नहीं करना सीखेगा। क्योंकि जो उसके आसपास की सोसाइटी है वो इसी टाइप की है, उसकी कम्युनिटी से, उसके एज ग्रुप से, पीयर ग्रुप से बच्चा जो है वो सोशलाइजेशन सीखता है। उसके जो पीयर ग्रुप है, उसका जो साथी समूह है, उस वो उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं, वो सारे बच्चे मिलकर क्या क्या गेम्स खेलते हैं। वो गेम्स के अंदर जैसे कोई छुपन छुपाई खेल रहा है, तो फिर अगर कोई हार गया तो वो उसको पीटने लगेंगे, तो उसके अंदर बच्चे के अंदर ये गलत थॉट जाएगा। एक वो अच्छी तरीके से खेलेंगे तो उसके अंदर वो सही थॉट जाएगा कि नहीं, हमें समाज के अंदर इतने अच्छी तरीके से रहना चाहिए, किसी के लिए गलत नहीं करना चाहिए, किसी को मार पिटाई नहीं करनी चाहिए।
जैसे कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गया, हमारी कम्युनिटी हो गई, नेबरहुड हो गया, फैमिली हो गई। ये जो सारी चीजें हमारे एजेंट्स है सोशलाइजेशन के, इनके थ्रू हम सोशलाइज होते हैं। और हमारे कुछ फैक्टर अफेक्टिंग भी है जो हमारे सोशलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। उसके अंदर आता है इकोनॉमिक स्टेटस। जैसे किसी का स्टेटस जो है वो अमीर है और कोई गरीब है, तो हमारी जो सोसाइटी है वो ऐसी है कि उनके अंदर जो भेदभाव की भावना है वो हमेशा होती ही है। जो लीगल सिस्टम है वो हमारे जो सोशलाइजेशन है उसको अफेक्ट करता है। जैसे किसी के पेरेंट्स बहुत, कोई जज है, किसी का पेरेंट पुलिस में है, और कोई किसी मजदूर का बच्चा है, तो आपस में उनके अंदर ये इकोनॉमिक स्टेटस और लीगल स्टेटस में भी आ जाए, क्योंकि वो बच्चा फिर बोलेगा कि मेरे पापा तो ऐसे है, मेरी फैमिली ऐसी है, और फिर जो दूसरा बच्चा हो वो यूँ सोचेगा कि मेरी फैमिली ऐसी क्यों नहीं है। इनके अंदर ये सारे जो फैक्टर्स है ये सोशलाइजेशन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। ये बच्चे के अंदर एक तरीके से गलत भावना लाते हैं। लैंग्वेज हो गई, लैंग्वेज हमारी सोशलाइजेशन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। किसी को समझ आए, किसी को ना आए, किसी का कल्चर अलग है, किसी की लैंग्वेज अलग है। ये सारी जो चीजें है यहाँ पे कुछ, ये हमारी जो चीजें, ये फैक्टर अफेक्टिंग है सोशलाइजेशन की। और ये कुछ चीजें थी जो एजेंट थी, जिनके थ्रू जो व्यक्ति है, जो बालक है, वो सोशलाइज होता है। तो बेसिकली सोशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी सोसाइटी से हम अडेप्ट करते हैं अपने अंदर वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का बोलचाल, वहाँ का रहना सहना और वहाँ का बिहेवियर अडेप्ट करना ही सोशलाइजेशन होता है। समझ में आ गया बेटा? बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया प्रीति ने। थैंक यू मैम। फिर से समझाना या समझ में आ गया? सोशलाइजेशन क्या होता है? सोशलाइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें बच्चा समाज के अंदर रहकर समाज के रीति रिवाजों को सीखता है, बिहेवियर में उतारता है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये चीजें सीखता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? सोशलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अब बताइए अनीशा। यस मैम। टॉपिक रेडी है बेटा? अनाथ किसे कहते हैं और अनाथ आश्रम से आपका क्या अभिप्राय है? यस मैम। ठीक है बेटा, करिए एक्सप्लेन। अनाथ किसे कहते हैं? अनाथ वो बच्चे होते हैं जिनके माता पिता मर जाते हैं और उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं होता। इसमें जो है सब, जो विभिन्न समूह ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी है। जैसे अमेरिका के जो वैज्ञानिक है उन्होंने कहा है कि जिसके माता पिता बच्चे जिसके माता पिता उस अपने बच्चे को त्याग दें, या फिर बच्चा गुम हो जाए, या फिर वह उन दोनों को खो दे, मतलब अपने माता पिता को खो दे, तो वह बच्चा अनाथ हो जाता है। और इसके अलावा जो सामान्य प्रयोग में लाई जाती है वो यही लाई जाती है कि जिसके माता पिता मर जाते हैं वही अनाथ होता है। जो यूनिसेफ और यूनिडस तथा अन्य समूह के अनुसार अनाथ मैटरनल ऑर्फन वह होता है जिसके पिता मर जाते हैं। मतलब जो ये है यूनिसेफ और यूनेडस तथा अन्य समूह, ये कहते हैं कि मैटरल ऑर्फन वह होता है जिसके पिता मर जाते हैं, और डबल ऑर्फन वह होता है जिसके माता और पिता दोनों मर जाते हैं। और इसके अलावा इसने बताया कि जो हाल्फ ऑर्फन होता है उसका वह होता है जिसके माता या पिता में से कोई एक मर जाता है।
और ज्यादातर जो अनाथ बच्चे होते हैं वो ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे युद्ध ज्यादा होते हैं, जैसे अफगानिस्तान। और जो विकसित देशों में हैं वहाँ पे अनाथ अनाथों की जो संख्या होती है वह बहुत कम होती है। कहानियों में भी इनका बहुत ज्यादा जिक्र होता है अनाथों का। जैसे जो सिंड्रेला वाली कहानी है, उसमें भी जो सिंड्रेला थी उसके माता पिता नहीं थे। इसके अलावा भी बहुत सारी कहानियां हैं और उसके बारे में लिखा है। जैसे चार्ल्स डिकन्स ने लिखा है, हैरी पॉटर सीरीज ने लिखा है। कई धार्मिक पुस्तकों में भी अनाथों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा अनाथ आश्रम वह जगह होती है जहाँ पे अनाथों को रखा जाता है। मतलब जिनके माता पिता मर जाते हैं उनको जहाँ रखा जाता है उसे अनाथ आश्रम कहते हैं। पहले जो था पहले ऑर्फनेज को ऑर्फनेट ट्रोफिया कहा जाता था। इसकी स्थापना जो थी वह प्रथम शताब्दी में हुई थी। यहाँ पे जो है बच्चों की देखभाल होती है। यहाँ पे इन्हें खाने पीने के लिए मिलता है, कपड़ा मिलता है, शिक्षा मिलती है। लेकिन फिर भी बच्चा जो यहाँ पे है वह व्यक्तिगत प्रेम का अभाव उसको लगता है कि उसे वो प्यार नहीं मिल पाता जो माता पिता देते हैं। और एक मिनट में और जो अनाथालय होते हैं उसमें और जो धन मतलब उसमें धन भी दिया जाता है। मतलब जो गरीब बालकों को अनाथालय में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और बस यानी कि उनको चीज़ें तो सारी मिल रही है वहाँ पे, भोजन, कपड़ा, एजुकेशन सब कुछ मिल रहा है। लेकिन उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कमी रहती है क्योंकि उनको वो माँ और बाप का प्रेम उनको नहीं मिल पाता। ठीक है? ये सबको क्लियर हो गया होगा अनाथ कौन होते हैं और अनाथ आश्रम से क्या अभिप्राय है। बिल्कुल इजी टॉपिक है। उसके बाद है दिव्या। यस मैम। तैयार है बेटा टॉपिक? यस मैम। बताइए। Crèche. What is crèche? A small place where small children are looked after while their parents are working, shopping, etc. मतलब कि क्रैच एक वो जगह होती है जहाँ पे माता पिता की जब अनुपस्थिति होती है तो उनके शिशुओं का या उनके बच्चों का देखभाल किया जाता है। उसको हम शिशु सदन या तो शिशु गृह बोलते हैं, उसको हम क्रैच बोलते हैं। और इनके कुछ एडवांटेज होते हैं या ऐसे कुछ फ़ायदे जो होते हैं वो ये होता है कि सोशलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, माने कि सामाजिक कौशल विकास। इसमें क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं जब एक ग्रुप में जब बहुत सारे बच्चे जब बैठते हैं या अलग अलग जब बच्चे बैठते हैं तो क्या करते हैं वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं या कोई प्रॉब्लम उनको कोई दिया होता है कुछ सॉल्व करने के लिए कुछ करने के लिए, तो एक दूसरे से बात करके अपनी वो जो इंटेलिजेंस होती है उसको डेवलप करते हैं। दूसरा ये होता है कि प्रोफेशनल केयर एंड रूटीन, संचरित वातावरण, मतलब कि वहाँ पे मतलब कि जो प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं या जो भी स्टाफ जो होता है वहाँ पे वो उन बच्चों की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। मतलब उनको कुछ गेम के तरीके से कुछ सिखाना या उनको आगे के लिए क्लासेस के लिए स्कूल्स के लिए रेडी करना, वो उनको मतलब एक जो घर जैसा वातावरण या स्कूल जैसा वातावरण जो होता है उन लोगों को वहाँ पे मिलता है। फिर दूसरा ये होता है कन्वीनियंट फॉर पेरेंट्स, कामकाजी माता पिताओं के लिए सुविधा। मतलब जो पेरेंट्स जो काम कर रहे होते हैं या जो पेरेंट्स जो ड्यूटीज़ वगैरह पे जो जाते हैं ऑफिस वगैरह में जाते हैं उनके लिए बहुत सुविधा है कि वो अपने बच्चे को एक सीमित समय के लिए वहाँ पे छोड़ सकते हैं क्रच में या तो जो जगह है डे केयर उसमें छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद जब वो घर आए तो उनको ले सकते हैं। मतलब उसमें क्या होता है उनको पूरे घर का एक जैसा माहौल मिलता है, स्कूल जैसा उनके घर का भी और पढ़ाई भी उनके सब एक जगह पे ही हो जाती है।
फिर स्टाफ एंड सिक्योरिटी, मतलब उसमें क्या होता है कि वहाँ पे जो होता है ना, एक एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कि तुम्हारा बच्चा सेफ रह सकता है। कि मतलब कि हमारे अगर कोई पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को क्रच में छोड़ते हैं, तो वो एक मतलब भरोसे पे छोड़ते हैं, तो वो उनका वहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसमें बच्चे सेफ रह सकते हैं। उनको मतलब पेरेंट्स को कोई टेंशन वाली बात नहीं होती कि हमारे बच्चे क्या कर रहे होंगे क्या नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि घर पे कोई कैसे देखता है कैसे नहीं। तो लेकिन वहाँ पे क्रच में जो होता है वो जो स्टाफ होता है वहाँ का, वो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। और फिर इसी के हिसाब से इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, इसके कुछ खामियां भी होती हैं, नुकसान भी होता है। इसमें होता है हाई इलनेस रेट, संक्रमण का उच्च खतरा। कि मतलब कि होता है कि जैसे अभी कोविड-19 में हुआ था कि जब जो लोग जिनसे मिल रहे थे तो वो उनसे संक्रमित हो रहे थे, कह रहे थे एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। तो वैसे ही यहीं पर होता है कि किसी बच्चे को क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, तो जब एक बच्चा पूरे ग्रुप में बैठता है तो किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है किसी बच्चे से। तो यहाँ पे संक्रमण का भी कुछ खतरा रहता है। और महंगा विकल्प विकल्प कॉस्ट एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ये महंगा विकल्प भी हो सकता है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने इनकम के हिसाब से उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जब एक हाई में बच्चों को अच्छी सी शिक्षा दिलानी होती है या बच्चों को हम अच्छा केयर देना होता है, तो हम अच्छे क्रच को चूज़ करते हैं या अच्छी जगह को चूज़ करते हैं। लेकिन वो महंगा विकल्प भी हो सकता है क्योंकि वो चीज़ें फिर महंगी मिलती हैं। तो क्या बोलते हैं इसके, ये महंगा विकल्प इसलिए हो सकता है क्योंकि कोई मतलब जो पेरेंट्स है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते। फिर लेस वन ऑन वन अटेंशन, सीमित व्यक्तिगत ध्यान, मतलब कि वो क्रैच वाले क्या होता है कि एक बहुत सारे बच्चे इकट्ठे कर लेते हैं जिससे कि एक एक बच्चे पे ध्यान उन लोगों का नहीं जा पाता है। उससे जिससे कि क्या होता है बच्चे की ग्रोथ भी रुक सकती है, बच्चे का जो इंटेलिजेंस लेवल है वो भी डेवलप नहीं हो सकता। फिर आता है सेपरेशन एंड स्ट्रेस, भावात्मक अलगाव। माने कि लंबे समय तक अपने पेरेंट्स से दूर रहना, या तो मतलब कि वो फैमिली का उनको वो जो चीज़ें होती है जो फैमिली जो प्रोवाइड करती है वो जो चीज़ें होती है वो क्रच वाले नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो मतलब कि बहुत समय तक लंबे समय तक उनसे दूर रहना, तो जो क्या करता है वो बच्चे के दिमाग पर या बच्चे को तनाव स्ट्रेस बहुत चीज़ें हो सकती है। और रिजिड शेड्यूल माने सीमा समय, क्योंकि बहुत जगहों का ऐसा शेड्यूल होता है क्रच का कि ना उनकी एक सीमा सीमित होती है, मतलब एक टाइम सीमित होता है कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक लेके जाना है। लेकिन वो पेरेंट्स के लिए वो कन्वीनियंट नहीं होता वो टाइम, क्योंकि पेरेंट्स का टाइमिंग कुछ और होता है और वहाँ का टाइमिंग कुछ और होता है, जिससे कि क्या होता है क्रच का टाइमिंग उन लोगों के साथ मैच नहीं कर पाता। इसलिए ये भी एक उसका बहुत बड़ा नुकसान है। मैम हो गया। समझ में आया बेटा? दिव्या ने कितने अच्छे से बताया, समझ में आया है क्रैच क्या होते हैं या फिर मेरे को बताना पड़ेगा? मैम पेट्स में एक नुकसान एक ये भी हो सकता है कि बच्चे जो है ना बुरी आदत सीख सकते हैं, क्योंकि वहाँ के क्रच के लोग बच्चों पे कभी कभी इतना ध्यान नहीं दे सकते, जिससे कि बच्चे कोई बुरी हैबिट या कोई बुरी आदत सीख जाते हैं जो कि उनके लिए अच्छी नहीं होती है, उनके आगे उनकी लाइफ के लिए अच्छी नहीं होती है। ये भी एक नुकसान है। हाँ जी, वेरी गुड बेटे। उसके बाद शिवानी, प्रिपेयर करके आए हो बेटा? हाँ मैम। बताइए, सेपरेशन वाला टॉपिक बताइए आप। ओके मैम, बता रही हूँ। तो मैम उसके फर्स्ट हेडिंग है पृथक्करण। जब एक बच्चा उन लोगों से दूर हो जाता है जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं या फिर जो उनका ख्याल रखते हैं, जैसे कि मम्मी पापा, तो उसे जब वो उनसे दूर हो शिवानी जाता है तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, कहीं बाहर हो क्या आप? मैम ऑफिस में है। अच्छा, पता नहीं क्योंकि आवाज साफ नहीं आ रही। आप आ रही है मैम? हाँ बोलो एक बार, समझा। मैम इसमें ना पृथक्करण एक वर्ड दे रखा है सेपरेशन। इसमें इसकी हेडिंग जैसे मतलब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, जब एक बच्चा उन लोगों से दूर हो जाता है जिनसे वो बहुत प्यार करता है, जैसे कि मम्मी पापा होते हैं, तो उस चीज़ को पृथक्करण कहते हैं। तो इससे ना मतलब बच्चों पे इस चीज़ के दो प्रभाव पड़ते हैं, जैसे एक अच्छा प्रभाव भी है और एक नेगेटिव भी है। तो जो पॉजिटिव में क्या है, जैसे अगर घर में लड़ाई झगड़ा वगैरह होते हैं, असुरक्षा होती है, तो बच्चों को वह अलग करना उसकी भलाई के लिए अच्छा रहता है।
जैसे मतलब घर में फैमिली वगैरह वाले लड़ते हैं ना, तो बच्चों पे बुरा इम्पैक्ट ना पड़े, तो वो उससे अलग हो, तो उसके फायदे हैं। और सेकंड है इसके माता मतलब जैसे बच्चों को देखते हैं तो कभी कभी माता पिता में चेंजेस आते हैं कि हम मतलब अपनी लड़ाई को कंट्रोल करें या फिर उनके सामने ना रखें ताकि उन पे इम्पैक्ट ना पड़े बुरा। और नेगेटिव ये हो जाता है कि मतलब बच्चा अकेला महसूस कर सकता है, उसे डर लगता है। और अगर बच्चा बहुत समय तक अपने से दूर रहता है तो मतलब उसकी सीखने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, मतलब और बच्चों की से थोड़ी सी कम हो जाती है, तो इससे नुकसान है। और अपने मम्मी पापा को भी डर लगता रहता है, मतलब कि उनके स्कूल जाता है ना, तो उनके पेरेंट्स को थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज रहती है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा होगा या फिर ठीक होगा या नहीं। और बच्चे पे प्रभाव पड़ते हैं इस चीज़ के कि जैसे वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके नहीं दिखा पाता, और इससे उसको भविष्य में थोड़ा आगे बढ़ने में और लोगों पे भरोसा करते हैं ना लोगों पे, तो कम हो पाता है क्योंकि इनसिक्योरिटी ज़्यादा है और फैमिली को शुरू से ऐसे देखा इसलिए। तो मैम इतना ही था। अरे मैम मैंने प्रिपरेशन तो पूरा ही किया था, लेकिन मतलब उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे किया कोई था, बात नहीं बेटा, कोई बात ज़्यादा नहीं। डीपली। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो बेटा, सेपरेशन क्या होता है, अभी जैसे शिवानी ने बताया, लेकिन थोड़ी इनकी आवाज ब्रेक हो रही थी, बाहर से अदर आवाजें ज्यादा आ रही थी। मैम आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही मेरे पास। मेरा माइक ऑफ था। ठीक है, सेपरेशन अभी शिवानी ने बताया, लेकिन थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा था पीछे से। ठीक है, सेपरेशन का मतलब होता है जब बच्चे को जो जिसके साथ उसका अटैचमेंट होता है उससे क्या है अलग कर दिया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, सेपरेशन बोला जाता है। तो सेपरेशन क्या है, बच्चे का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, एक तो सेपरेशन होता है कि मान लीजिए बच्चा क्या है, स्कूल में उसको भेजना शुरू कर दिया, तो पहले घर पे रहता था, अब उसको स्कूल भेजना शुरू कर दिया, तो क्या है, बच्चे का सेपरेशन हो गया। तो एक तो ये टर्म होती है। ठीक है, ये सेपरेशन पॉजिटिव होता है क्योंकि बच्चे को हम क्या है स्कूल भेज रहे हैं उसको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो इससे के क्या होते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं। और एक सेपरेशन होता है जो बच्चे के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इसका मतलब होता है जब मान लीजिए बच्चे के पेरेंट्स में आपस में डाइवोर्स हो जाता है या किसी दोनों, एक मिनट रुक जाओ बेटे। ठीक है, एक नेगेटिव सेपरेशन होता है। नेगेटिव सेपरेशन में क्या होता है, जब या तो बच्चे का किसी का कोई पेरेंट्स एक्सपायर हो जाता है या फिर पेरेंट्स में आपस में डाइवोर्स हो जाता है, तो एक सेपरेशन ये होता है, वो उसका बच्चे के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब इसने बताया है रिपीटेशन ऑफ सेपरेशन, अगर बार बार ये रिपीट हो रहा है तो ये बच्चे की जो हेल्थ है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, लेकिन क्या है, कई बार जो हम बच्चे के फ्यूचर के लिए भी हमें क्या है ये सेपरेशन करना पड़ता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम बच्चे को हॉस्टल भेज रहे हैं और उसका कहीं अच्छी जगह पर सिलेक्शन हो गया, मान लीजिए किसी स्पोर्ट्स स्कूल में, और बच्चे को वहीं रहना है या किसी और अच्छे कोर्स में उसका, लेकिन बच्चे के लिए सेपरेट हो रहा है, बच्चा सेपरेट हो रहा है, उसको दुख हो रहा है सेपरेट होने में, लेकिन ये क्या है उसके बेटर फ्यूचर के लिए है। ठीक है, तो कई बार क्या है ये हमारे लिए पॉजिटिव होता है और कई बार ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब जब बालक अपने माता पिता से सेपरेट होता है, जब उसको इसका कुछ ज्यादा ही इम्पैक्ट पड़ता है, तो बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंज आता है, बच्चे का क्या होता है, जब नेगेटिव सेपरेशन होता है तो क्या बिहेवियर होता है बच्चे का क्या है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है। ठीक है, अब उसे क्या है, अब किसी के ऊपर उसके ऊपर विश्वास नहीं रहता, मूड डिसऑर्डर होना हो जाता है, उसको डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, उसका सोशल मॉरल क्या हो जाता है, इमेच्योरिटी आ जाती है, सोशल स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती। ठीक है, ऐसा बच्चा क्या है फिर बिस्तर गीला करना स्टार्ट कर देता है, उसकी कॉग्निटिव और लैंग्वेज जो है वो भी क्या है सही तरीके वो भी डिले हो जाती है। ठीक है, ये क्या है, ये सेपरेशन के जब नेगेटिव वाला सेपरेशन होता है तो बच्चे के सामने ये कंडीशन आ जाती है। अब क्या है, पृथकीकरण के बच्चा क्या क्या व्यवहार करता है जब सेपरेशन होता है, या तो दुख या शोक का प्रदर्शन करता है। दुख मान लीजिए अगर उसको पेरेंट्स
जैसे कहीं स्कूल के लिए भेज रहे हैं तो उसको थोड़ा-सा दुःख होता है। हाँ, लेकिन जब उसके पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो जाती है, तो उसको क्या है, उसको बहुत ज़्यादा सदमा लगता है, ठीक है? शोक में चला जाता है वह। उसके बाद है इसने डिफरेंस रिएक्शन टू सेपरेशन टू डाइवोर्स। अब डाइवोर्स जब होता है तब क्या-क्या प्रतिक्रियाएँ बच्चे देता है? जो बच्चा क्या है तो बच्चे के अंदर उसकी आयु, उसका स्वभाव, टेम्पर वो रिएक्ट करता है, ठीक है? कि बच्चा किस तरह की अनुक्रिया करता है। छोटे और बड़े बालकों की अभिव्यक्ति 5 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए परिवारों के टूटने का समाधान मुश्किल होता है और बड़े बालक को भ्रम और अनिश्चितता महसूस हो। मान लीजिए छोटा बच्चा होता है, उस टाइम पे उनका परिवार क्या है, अलग होता है, सेपरेट होता है, तो 5 वर्ष तक का बच्चा है, वो परिवार के टूटने का समाधान मुश्किल होता है। तो ऐसे में क्या है समाधान मुश्किल, लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं उनके अंदर कन्फ्यूजन वाली, अनिश्चितता वाली भावना हो जाती है, ठीक है? छोटे बच्चे तो फिर भी क्या है, कोई बात नहीं, उनको फिर धीरे-धीरे हैबिट हो जाती है। अब क्या है, माता-पिता या अन्य पारिवारिक सदस्यों द्वारा प्रतिक्रिया। जब सेपरेशन होता है तो पेरेंट्स हैं या कोई भी फैमिली मेंबर है, वे भी क्या है, वो भी क्या रिएक्शन देते हैं। यह भी क्या है, बालकों को क्या करता है, प्रभावित करता है। मान लीजिए पेरेंट्स में से अगर दोनों का डाइवोर्स हो गया है या मान लीजिए किसी एक की डेथ हो गई है, तो मान लो मम्मी की डेथ हो गई, तो पापा कैसे बच्चे को रिएक्ट कर रहे हैं, उसका भी बच्चे के ऊपर क्या पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऐसे में बच्चा क्या है, स्ट्रेस में जा सकता है, ठीक है? तो उसके लिए ये सारे कारण किसके बताए उसने, सेपरेशन क्या होता है और सेपरेशंस क्या-क्या बच्चे के बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अब इसने बताया है सेपरेशन में बालकों व माता-पिता के लिए कौन-कौन सी क्रियाएँ अत्यधिक सहायक होती हैं। यानी कि कौन-कौन सी एक्टिविटी करें जिनसे कि जो ये सेपरेशन वाला है ये ठीक शायद इसी को सबसे पहले तो है कन्वे पॉजिटिव मैसेज अबाउट स्कूल। स्कूल के बारे में सबसे मान लीजिए बच्चे को हम स्कूल में भेज रहे हैं, तो बच्चा सेपरेट हो रहा है, उसको क्या है दुःख तो हो रहा है कि मैं मम्मी-पापा जो शुरू में बच्चा स्कूल में जाता है तो बड़ा परेशान करता है, रो के जाता है, क्योंकि वो उसको एकदम से सेपरेट होना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कन्वे पॉजिटिव मैसेज अबाउट स्कूल के बारे में बच्चे के दिमाग में अच्छे-अच्छे थॉट डालने हैं हमें, उसको पॉजिटिव करते रहना है ताकि जब उसका सेपरेशन का जो समय आए तो बच्चे को दुःख ना हो। आगे अराइव एंड पिक अप ऑन टाइम, कुछ समय पूर्व पहुँचे, यानी कि जब बच्चे को हम स्कूल में भेज रहे हैं, तो हमें क्या है समय से उसको पहुँचाना है स्कूल में और छुट्टी होने से 5 मिनट पहले उसके पास पहुँच जाना है। या फिर मान लीजिए बच्चा बस से आता-जाता है, तो हमें 5 मिनट पहले ही घर के बाहर खड़े हो जाना अपने बच्चे को लेने के लिए। मॉडल एप्रोप्रिएट बिहेवियर, ठीक है? हमें बच्चे को क्या है, हेलो, हाय, नमस्ते, बॉडी लैंग्वेज ये भी क्या है, बच्चे के कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो हमें बच्चे को क्या है, कंफर्टेबल महसूस कराना है ताकि उसको जो सेपरेशन हुआ है उसको वह सह सके, उसको दुःख ना लगे, ठीक है? ट्रबल शूटिंग, कभी-कभी बालक स्कूल जाने से इनकार कर देते हैं, तो ऐसे होता है तब बच्चे में तत्काल संपर्क करें। आप अपने बालक को स्कूल में जाने के लिए रिश्वत आदि ना दें और ना ही बालकों से तुलना करें। इस प्रकार हम देखते हैं बालकों के स्कूल जाने की प्रक्रिया उनके जीवन में बड़े उत्तेजना भरी होती है, लेकिन वह बात हमेशा दिमाग में रखें कि सेपरेशन एक इंडिविजुअल प्रोसेस होती है और इसमें कुछ बालक अन्यों की अपेक्षा कम समय लेते हैं। अब कुछ तो क्या है ज़्यादा लंबे समय तक, कुछ बच्चे तो ऐसा होता है 2-4 दिन रोते हैं फिर सेट हो जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसा होता है 5-6 महीने रोते हैं और कुछ बच्चे ऐसा होते हैं जो पूरे साल 2 साल तक रोते रहते हैं, ठीक है? तो ये क्या है समस्या उत्पन्न करते हैं, तो हमें बच्चे को रिश्वत नहीं देनी, उसको समझाना है। तो ये थे व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेशन, सेपरेशन कितने टाइप से होता है, कैसा होता है और किस-किस एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम इस सेपरेशन की भावना को बच्चे के दिमाग से निकाल सकते हैं, ठीक है भई? ये तो थी ये वो भावना जिससे स्कूल जाते वक़्त जो सेपरेशन होता है। अब बाकी जो सेपरेशन है उसमें तो भई हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये था आपका टॉपिक सेपरेशन वाला, समझ में आ गया? ठीक है बेटा। अब इसमें टॉपिक रह गया है सिर्फ फैमिली वाला, ठीक है? स्वाति नहीं है, कोई बात नहीं, इसको हम कल कर लेंगे। फैमिली वैसे तो जैसे हमारा परिवार है, परिवार क्या होता है उसके बारे में ही हमें बताना है, ठीक है? क्या होता है भाई फैमिली? फैमिली क्या होती है वो मैं बता दूं, हाँ नाजी आप बता सकते हो। परिवार किसे कहते हैं इसके बारे में? हाँ जी। परिवार किसे कहते हैं जिस समूह में एक ही घर में सभी लोग रहते हैं, जिसमें उनका संबंध पति पत्नी का खून के रिश्ते का होता है।
उसे परिवार कहते हैं। परिवार दो तरह के होते हैं, एक संयुक्त परिवार, एक एकल परिवार। हाँ जी। संयुक्त परिवार में उनका परिवार के सभी सदस्य रहते हैं, जैसे कि मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, ये सब जहाँ पर भी रहते हैं, इसे संयुक्त परिवार कहते हैं। जैसे कि एक दूसरे से जुड़े हुए एक ही साथ रहते हैं। एकल परिवार वो होते हैं जहाँ पर कम लोग रहते हैं, जहाँ पर पति पत्नी रहते हैं या फिर उनके बच्चे या 3 लोग रहते हैं, 3 लोग रहते हैं, या उस बाबू आवाज जहाँ पर कम लोग रहते हैं। कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। म्यूट कर दो, बच्चा परेशान कर रहा है आपको। एक बार बताने तो दो मिनट। एकल परिवार वो होते हैं जहाँ पे रुक जाओ ना बाबू। नाजिया आप म्यूट कर दो बेटे, मैं ही बता देती हूँ, आप म्यूट कर दीजिए। ठीक है बेटा, ठीक है। फैमिली का बारे में बताया इन्होंने कि फैमिली क्या होती है, एक सोशल यूनिट होती है जिसमें आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके अंकल आंटी, ताऊ ताई, बुआ फूफा सब कुछ क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो वो ये क्या होता है कि ग्रुप ऑफ जो भी आपके रिश्तों का एक समूह होता है, उसी को आपका क्या बोलते हैं, परिवार कहते हैं। फैमिली 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है आपकी न्यूक्लियर फैमिली और एक होती है आपकी संयुक्त फैमिली। ठीक है, जो आपकी एकल फैमिली होती है, सिंगल परिवार होते हैं, उसमें सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे होते हैं। और जो आपकी ज्वाइंट फैमिली होती है, ज्वाइंट फैमिली में क्या है, आपके दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, उनके बच्चे, यानी कि सब पूरा परिवार एक साथ मिलकर रहता है। तो ये होता है हमारा फैमिली। उसके बाद इसमें एक बात आती है कि वयस्क बालक संबंधों पर प्रकाश डालिए, यानी कि फैमिली क्या है और इसके रिलेशंस के ऊपर प्रकाश डालिए कि कौन कौन से रिलेशन होते हैं। तो इसमें क्या है, परिवार और किशोर बालकों के संबंध में कोई निम्नलिखित फैक्टर्स इसने बताए हैं। सबसे पहले तो पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप, रिलेशनशिप विद रिलेटिव्स, सिबलिंग रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। ठीक है, ये 4 फैक्टर इसने बताए हैं कि पहले माता पिता का बालकों से संबंध होता है, यानी कि इसमें बताया गया पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, और बहुत से माता पिता ये नहीं जान पाते कि बालकों की निर्भरता कितनी बढ़ गई है, ज्ञात हो गई है, स्ट्रॉन्ग नीड्स, मन मुटाव, ये सारी चीजें क्या होते हैं, एक फैमिली के अंदर होती है। यानी कि पेरेंट्स होते हैं जो हमारी देखभाल करते हैं, हमें सारी चीजें देते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, पेरेंट्स के बीच में बच्चों का अच्छा रिलेशन होता है और कई बार क्या होता है, बच्चों का और पेरेंट्स का, अगर कोई पेरेंट्स बार बार बच्चे को टोक रहा है तो उनके बीच में क्या होता है, रिजेक्टेड वाला भी उनके बीच में रिलेशन हो जाता है। ठीक है, यानी कि कई जब पर तो अच्छा रिलेशन होता है और कई बार क्या है, बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ अच्छा रिलेशन नहीं होता। दूसरी बात बताई गई है रिलेशन विद रिलेटिव्स। जैसे जैसे बच्चे की क्या होती है, एज बढ़ती है, तो हमारे घर में बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं। ठीक है तो दादा दादी बालक को लाड प्यार दिखाते हैं, उनसे पिटाई का भय भी दिखाने लगते था। इस बात से चिंतित होते कि उनकी मृत्यु के बाद इन शरारती बालकों का क्या होगा। तो इसमें क्या है, रिलेशन विद रिलेटिव, रिलेटिव्स के साथ कैसा रिलेशन है ये बताया गया है। दूसरा, अपने सिबलिंग्स के साथ, भाई बहनों के साथ कैसा संबंध है, बड़े भाई है या बड़ी बहन है तो दोनों में प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन जब उनकी जिम्मेदारी उनको सौंपी जाती है तो उनका एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है। इस प्रकार जो छोटे बच्चे होते हैं, पहले बड़े भाई बहन को अत्यधिक सम्मान देते थे, लेकिन जब बड़े भाई बहन उन छोटों को उपद्रवी कहने लगते हैं, तो उनके साथ खेलने से मना कर देते हैं, तो वे बड़े भाई की ओर आकर्षण समाप्त हो जाता है। यानी कि ऐसे सिबलिंग्स का आपस में रिलेशन होता है। आप एक बच्चे को काम बोल दो, मान लीजिए आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को काम बोल दिया तो दूसरा बच्चा जिसको काम बोल रहा है वो फटाक से बोल लेगा, मम्मी आपने उसको तो नहीं बोला। ठीक है, ऐसे बोलते हैं बच्चे। अब क्या है, पति पत्नी संबंध, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन भी होते हैं। ठीक है तो ये सारी चीजें इसने बताई है कि एक फैमिली में ये फैक्टर होते हैं, बस और कुछ नहीं दे रखा इसमें फैमिली के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया। आज का टॉपिक बहुत ही इजी था। यानी कि 5.1 और 5.2 हमारा आज कंप्लीट हो गया है, और कल करेंगे हम जो आपका इसी यूनिट का 5th यूनिट का 3rd पॉइंट हम करेंगे।
थर्ड पॉइंट में क्या क्या है आपका, सोशलिंग, जिसमें पीयर इन्फ्लुएंस यानी कि स्कूलिंग, सोशलिंग नहीं सॉरी स्कूलिंग, स्कूल के बारे में आएगा। पीयर इन्फ्लुएंस, पीयर होते हैं बेटा आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है कि उससे आप किस तरह प्रभावित होते हैं, स्कूल कल्चर से आप किस तरह प्रभावित होते हैं, टीचर्स के साथ कैसा रिलेशंस है, स्कूल अचीवमेंट्स क्या है, बीइंग आउट ऑफ स्कूल और ओवर एज लर्नर, इन सब के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पर बताया गया है स्कूल के साथियों का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये बताइए ये कल ये क्वेश्चन कौन प्रिपेयर करके लाएगा कि आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसका आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। आज के लिए इतना ही कराऊंगी, ये टॉपिक कल के लिए। आज बच्चे कम है क्लास में।